हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक और वन शॉट मैराथन लेकर आ गई हूँ अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट की। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें इकोनोमेट्रिक्स का तो मीनिंग पता होना चाहिए ना। तो ये क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो किन चीज़ों का यूज़ करती है? इकोनॉमिक थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। क्यों करती है इनका यूज़? ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर पाए रियल डाटा की हेल्प से। मतलब ये चीज़ों का यूज़ इसलिए होता है ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर पाए। जो एक्चुअल में डाटा है, क्या है रियल डाटा, उसकी हेल्प से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करा जा रहा है। ठीक है, ये किसको हेल्प करती है? जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनको थ्योरीज को टेस्ट करने में और प्रिडिक्शन लाने में, प्रिडिक्शन बनाने में इकोनॉमिस्ट को क्या करती है? हेल्प करती है। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इकोनॉमिक डाटा के अंदर लगाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक्स। समझ आया? स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इकोनॉमिक डाटा के अंदर लगाना, बस कितना इजी है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरीज को टेस्ट करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ होता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मेज़र करने में यूज़ होता है। फॉरकास्ट करने में हेल्प होता है कि फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होता है। और बिजनेस या इकोनॉमिक में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ होता है। अब इकोनोमेट्रिक्स मेज़र करता है दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप मैथमेटिकली फॉर्म में। अब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होता है? कम। प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसी चीज़ को अगर आप मैथमेटिकली मेज़र करोगे तो उसको क्या बोल दोगे आप? इकोनोमेट्रिक्स। समझ आया? एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है? एडवर्टाइजमेंट करने से सेल्स में क्या कोई बढ़ोतरी होगी? अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो क्या सेल्स बढ़ेगा? तो इस चीज़ का आंसर कौन करेगा? इकोनोमेट्रिक्स। ये बताएगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो क्या आपका कंजप्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये चीज़ें कहाँ से पता लगेगी? इकोनोमेट्रिक्स से। समझ आया ना? नेक्स्ट, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। सबसे पहले क्या होता है? इकोनॉमिक थ्योरी बनाई जाती है। जैसे हायर इनकम, अगर किसी की इनकम ज़्यादा होगी तो वो कंजप्शन भी ज़्यादा करेगा ना। ये एग्जांपल है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, आप अर्न करने लग गए, तो आप खर्चा भी तो ज़्यादा करने लग जाओगे ना। तो वो क्या है? आपने एक इकोनॉमिक थ्योरी बनाई। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इकोनॉमिक थ्योरी बनाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आप मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करोगे। मैथमेटिकल मॉडल मतलब जिस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, किसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है? इनकम के वजह से। तो इनकम क्या हो गई? फंक्शन, इसलिए इनकम को इस साइड रखा है। ठीक है, और कंजम्पशन कहाँ है? यहाँ देखो, यहाँ पे इनकम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कंजम्पशन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे बताती हूँ। अगर आपकी इनकम हो गई 100 रुपीज़, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन भी कितने से बढ़ेगा? 100। अगर आपकी इनकम 200 बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी तो 200 से बढ़ेगा ना। तो कंजम्पशन की वैल्यू किस पे डिपेंड है? इनकम पे। तो ये चीज़ मैथमेटिकल मॉडल आप स्टेप 2 पे बनाते हो। जो थ्योरी आपने बनाई है उससे रिलेटेड मॉडल कहाँ बनाया जाता है? स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 3 में क्या करते हैं? इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे तो हमने नॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल बनाया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाओगे। याद रखना है आपको, मॉडल एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो क्या होता है? सी का मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि सी में चेंज इस इक्वेशन में जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा सी का चेंज होना। बी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ये वाला जो B0 है ना, ये क्या है? कांस्टेंट है। B1 क्या है? स्लोप है, कि अगर इनकम में इतनी चेंज आई, जितनी चेंज आती है ना, जितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। हमने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में MPS और MRS, तो उसमें हमने स्लोप पढ़ा था कि MPS में कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते थे? स्लोप। तो वही वाला स्लोप यहाँ पे है। और U क्या होता है? एरर टर्म। जो भी एरर टर्म है उसको क्या बोलते हैं? U। समझ आया?
आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल बना लिया। उसके बाद स्टेप 4 में आप डाटा कलेक्ट करोगे। अब डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो हो गया प्राइमरी डाटा और दूसरा हो गया सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऐसा होता है जो आप खुद से जनरेट करते हो, खुद से बनाते हो, ठीक है, खुद से आप ढूंढ रहे हो, आपने गूगल किया या काफ़ी सारे रिसर्च करे, क्वेश्चनेयर बनाए, उसके बेसिस पे आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी डाटा। वेयर एज सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आपने चैट जीपीटी से आंसर निकाल लिया, ठीक है, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे किसी बुक से आपने डाटा ले लिया, तो ये क्या है, सेकेंडरी डाटा। जो डाटा पहले से आ रखे हैं उसी को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी डाटा जो आपने खुद से ढूंढा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेशन। स्टेप 5 पे क्या करोगे आप, एस्टिमेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ होता है, जैसे कि OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, बट सुन लो। जब आप रिलेशनशिप चेक करते हो कि अगर इस चीज़ में चेंज हुआ, अगर जैसे कंजम्पशन बढ़ी, किसके वजह से बढ़ी, इनकम के वजह से ना, तो आप जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, OLS। बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप एस्टिमेशन करते हो, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हो एस्टिमेशन में। फिर नेक्स्ट क्या करते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप चेक करते हो कि क्या आपका वेरिएबल सही है, आपने माना कि इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगी, वो आपने माना था। यहाँ पे आप टेस्ट करोगे कि क्या सच में बढ़ रही है, क्या इनकम बढ़ने से सच में मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो वो चीज़ चेक कहाँ करी जाती है, स्टेप 6 के अंदर, ठीक है। और एट द एंड आप क्या करोगे, स्टेप 7 में फॉरकास्टिंग, प्रिडिक्ट करोगे फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अपने टेस्ट के बेसिस पे जो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो रिजल्ट आया है ना, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे। तो ये सारे स्टेप्स थे इकोनोमेट्रिक्स के। आगे क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये क्या होता है, 2 वेरिएबल मॉडल भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, अलग है, किसी पे डिपेंड नहीं है। वो क्या है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हमने माना है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट किस पे हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट करने से सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है, तो सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट का, तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया, एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट कैसे है और सेल्स डिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि सेल्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको क्या कहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप पढ़ते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये इक्वेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, क्या है, y इज इक्वल टू B0। याद रखनी है इक्वेशन, ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है, आप बस इक्वेशन लर्न रखना। B0 प्लस B1 x प्लस u। अब क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों है ये डिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यू इन चीज़ों पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे इक्वेशन के अंदर, उसी के बेसिस पे y की वैल्यू आएगी। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट जो B0 है, ये क्या है, इंटरसेप्ट। B0 क्या है, इंटरसेप्ट, याद रहेगा। B0 क्या है, इंटरसेप्ट। आगे पढ़ेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है। B0 क्या है, इंटरसेप्ट। B1 क्या है, B1 क्या है, स्लोप, कि इतना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। X क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एडवर्टाइजमेंट था ना, तो एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, X की जगह पे आप एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट लिख दोगे। और U क्या है, एरर टर्म। समझ आया गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ द कोफिशिएंट पढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2x। तो 50 क्या बताया था मैंने, B0 क्या बताया था, याद करो। B0 क्या था, इंटरसेप्ट। तो B0 की जगह 50 लिखा है, तो 50 क्या हो गया, इंटरसेप्ट। वैल्यू ऑफ y
व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 50। समझ आया, y की वैल्यू क्या बनेगी 50। नेक्स्ट क्या है b1, b1 क्या है स्लोप, b1 क्या है स्लोप, ये जो 2 है ना 2, ये क्या है स्लोप की y में कितना चेंज आएगा, जब x में 1 यूनिट ऑफ चेंज आएगा तो y में कितना चेंज आएगा, तो वो किससे पता लगता है हमें स्लोप से। समझ आ गया। और x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल देखो, अगर एडवर्टाइजमेंट 1 यूनिट से इंक्रीज करी जा रही है तो सेल्स कितने यूनिट से इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से, तो ये क्या है स्लोप है। समझ आया, ये क्या है स्लोप है। इवन विद 0 एडवर्टाइजिंग x इज इक्वल टू 0, 0 एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी x क्या है 0 है, तो सेल्स कितनी बनेगी 50। कैसे बनेगी, अगर आपका x 0 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो आपका सेल्स कितना आएगा 50 तो आएगा ना, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो 0 बन गया। समझा। नेक्स्ट अजम्पशन क्या क्या है सिंपल रिग्रेशन के। सबसे पहले तो ये लीनियर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एक इसमें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होता है हमारे पास, कांस्टेंट वेरिएंस होते हैं, ठीक है, याद रखने हैं सारे अजम्पशन। नो ऑटो कोरिलेशन, अपने आप कोई कोरिलेशन नहीं बनता, और एरर टर्म हैज़ ज़ीरो मीन, एरर टर्म की ज़ीरो मीन होती है। यहाँ पे हमने कोई एरर टर्म लिखा था ऊपर वाले इक्वेशन में, नहीं ना, ठीक है। यूज़ कहाँ पे होता है इसका, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, डिमांड फॉरकास्ट करने में कि इन फ्यूचर डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, ये किस चीज़ से पता चलता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन से। सेल्स प्रिडिक्शन कर पाते हैं, मतलब फ्यूचर की जो भी प्रिडिक्शन होती है ना उन सब में हेल्प करता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कॉस्ट एनालिसिस करने में हेल्प करता है, और इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप भी हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मल्टीपल रिग्रेशन। पहले वाले में हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, डिपेंडेंट था एक और एक क्या था इंडिपेंडेंट। अब मल्टीपल रिग्रेशन देखो, ये क्या होता है, क्या स्टडी करता है ये रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो एक है या तो एक से ज़्यादा है, उसको क्या हम बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सेल्स, सेल्स क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड है, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, प्राइस पे और इनकम पे। इन तीनों चीज़ों का इफेक्ट किस पे पड़ेगा सेल्स पे। तो ये तीनों चीज़ें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स क्या है इन तीनों चीज़ों पे डिपेंडेंट, बिकॉज इन रियलिटी सेल्स डिपेंड ऑन मोर देन जस्ट वन। क्या सिर्फ सेल्स एडवर्टाइजमेंट पे भी डिपेंड होता है, नहीं ना। हम तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका प्राइस भी देखते हैं, अपनी इनकम देखते हैं कि क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आपको 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना होगा तो आप सिंपल लीनियर वाला देखोगे, और जब आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ करना होगा तब आप क्या यूज़ करोगे मल्टीपल रिग्रेशन। समझ आ गया। इसकी इक्वेशन देख लो, वही सेम है। ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या था बताओ क्या था इंटरसेप्ट, ठीक है। b1 क्या था स्लोप और x1 क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक और हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका एक और प्लस में डाल दोगे, ठीक है। फिर जितने होते जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतने आप ऐड करते जाओगे b2 b3 करके, और लास्ट में एरर प्लस u मतलब एरर। अब देखो सेल्स इज इक्वल टू 20 क्या है याद करो 20 क्या है इंटरसेप्ट, 3 AD मतलब 3 क्या है स्लोप। एडवर्टाइजमेंट में अगर इतनी यूनिट चेंज करोगे तो सेल्स में कितनी यूनिट चेंज होगी, ये क्या है ये देखो लिखा है ना सेल्स इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में 1 यूनिट चेंज करोगे तो सेल्स 3 यूनिट से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्राइस में 1 यूनिट से चेंज करोगे तो आपकी सेल्स 2 यूनिट से चेंज हो जाएगी। कितने यूनिट से चेंज होगी ये जो आगे लिखा होता है ना ये क्या होता है स्लोप। समझ आ गया। आगे देखें नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, मोर रियलिस्टिक, काफ़ी रियलिस्टिक मॉडलिंग है। क्यों, क्योंकि पहला वाला तो बस 2 ही वेरिएबल ले रहा था ना, बट एक्चुअल में क्या एक ही वेरिएबल दूसरे को चेंज कर पाता है, नहीं ना, काफ़ी सारे होते हैं।
तो मोर रियलिस्टिक मॉडलिंग हुई है, बेटर ओवरऑल प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं हम, रियल देगा ये। मैनी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर और ज़्यादा सही होता है, मोर एक्यूरेट एनालिसिस करता है। लिमिटेशंस क्या क्या हो गई, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, कम्प्लेक्स हो गया ना, फॉर्मूला लेंथी हो गया, मल्टी कॉलिनियरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, हाईली कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, और रिक्वायर्स आर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आ रहा है ना समझ। नेक्स्ट क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, 1, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट था इंडिपेंडेंट, और इसमें मोर देन 1, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस और इनकम, 3 थे ना। कोर इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस u, b0 क्या था, इंटरसेप्ट, b1 क्या था, स्लोप, x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और u क्या था, एरर। यही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन के इक्वेशन में। रियलिज्म, ये रियलिटी कम दिखाता है, वेरेज ये रियलिटी हाई दिखाता है। कॉम्प्लेक्सिटी किसमें है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो जाती है, वेरेज इसमें एडवांस कैलकुलेशन होती है। बेस्ट यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे डायरेक्ट या आइसोलेटेड ट्रेंड्स का फाइंड करना हो और इसमें कॉम्प्रहेंसिव फोरकास्टिंग करनी हो या पॉलिसी मेकिंग करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, OLS। OLS क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। क्या करता है ये, काफ़ी पॉपुलर मेथड है रिग्रेशन कॉफिशिएंट को एस्टिमेट करने में। हमने स्टैट्स में पढ़ रखा है रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप OLS याद रखना क्या होता है। काफ़ी पॉपुलर मेथड है रिग्रेशन कॉफिशिएंट को एस्टिमेट करने में। इसको बेस्ट फिट लाइन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर्ड एरर के सम को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर को क्या करना, मिनिमाइज करना। ये जो लिखा है ना, ये क्या है, इक्वेशन है एरर को मिनिमाइज करने की। कौन से एरर को, सम ऑफ स्क्वायर एरर, तो सम कर दिया किसका, एरर के स्क्वायर का, तो जो आएगा ना उसको क्या करते हैं, ये क्या है, एरर टर्म, ई से डिनोट करा गया है एरर टर्म को। याद रहेगा, याद रखनी है आपको सारी इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर एरर। क्या क्या करता है स्क्वायर एरर, तो सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को क्या करता है, अवॉइड करता है। पॉजिटिव वैल्यू को ही ये लेता है और नेगेटिव एरर को क्या करता है, अवॉइड करता है। क्यों, प्रिवेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर फ्रॉम सिंपली कैंसिलिंग ईच अदर आउट। मतलब अगर ये माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू ले लेगा तो क्या दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर देंगे, इसलिए ये इस चीज़ को क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, पैनलाइज लार्ज एरर मोड। स्क्वायरिंग अ लार्ज नंबर एम्पलीफाइज इट्स वेट, पुलिंग द रिग्रेशन लाइन क्लोजर टू एक्सट्रीम आउटलायर्स। सबसे पहले इसने एरर को क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है, ताकि ये आउटलायर्स तक उस एरर को लेके जा सके और फिर उस एरर को हटा सके। समझ आया, ईजियर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंपेयर टू वर्किंग विद एब्सोल्यूट वैल्यूज। काफ़ी ईजी कैलकुलेशन मेथड यूज होती है इसके अंदर, काफ़ी ईजी इक्वेशन थी ना। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है OLS एस्टिमेटर के, ब्लू नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्रॉपर्टी। क्यों कहा जाता है ब्लू प्रॉपर्टी, B मतलब बेस्ट, मिनिमम वेरिएंस, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कम एरर होते हैं ना। L मतलब लीनियर, U मतलब अनबायस्ड और E मतलब एस्टिमेटर। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, किसने दी है, गॉश मार्कोव थ्योरम, याद रखना है। OLS एस्टिमेटर्स आर अल्सो एफिशिएंट होते हैं और कंसिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अजम्पशंस ऑफ OLS मेथड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, लीनियरिटी, मतलब वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। इक्वेशन क्या बननी चाहिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट क्या है, जीरो मीन ऑफ एरर टर्म, एवरेज एरर शुड बी जीरो, जो एवरेज एरर आएगा ना वो ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, होमोसाइडेस्टिसिटी, ये क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म शुड रिमेन कांस्टेंट, जो एरर का वेरिएंस आएगा ना वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब एरर को एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। दो एरर के बीच में अगर कोरिलेशन निकालेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए। नो परफेक्ट मल्टीकॉलिनैरिटी, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी और के साथ परफेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्या है,
कि एरर टर्म फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एरर टर्म को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होती है? जब आपका कर्व ऐसे बने, ठीक है, इस सिचुएशन में आपका मीन पता है क्या होता है? 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है 1। वेयर एज अगर यही डायग्राम आपका इस तरफ चला जाए, मतलब इस साइड ज़्यादा चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और अगर यही चीज़ आपकी इस तरफ ज़्यादा चली जाए तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बट इसने क्या बोला है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या है? वॉयलेशन ऑफ अजम्पशन। अगर आप इस अजम्पशन का वॉयलेशन करोगे तो क्या होगा? व्हेन OLS assumptions आर वॉयलेटेड द रिग्रेशन रिजल्ट बिकम अनरिलायबल। अगर इनमें से एक भी चीज़ का वॉयलेशन करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अनरिलायबल आएगा ना, गलत आएगा, एक्यूरेट थोड़ी आएगा। वी मस्ट टेस्ट फॉर दिस वॉयलेशन बिफोर ट्रस्टिंग आवर मॉडल। अपने मॉडल पे भरोसा करने से पहले ये सारे वॉयलेशन का टेस्ट कर लेना चाहिए कि कुछ वॉयलेट तो नहीं हुआ है, कोई चीज़ हमने मानी ना हो, इस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डमी वेरिएबल्स। ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स ऑफन इंक्लूड क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली डायरेक्टली। इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं क्या? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं? नहीं ना, इसके अंदर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी तो होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली फॉर्म में डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया जेंडर, अब मेल फीमेल है, इसको आप न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट कर लोगे? ठीक है, रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, ब्रांड कैटेगरी हो गई और एजुकेशन लेवल हो गया। तो डमी वेरिएबल्स आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं जिसको यूज़ करा जाता है क्वालिटेटिव डाटास को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये इनको कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। समझ आया? कोई क्वालिटेटिव डाटा है, उस क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करा जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके। तो कौन करता है ये? डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल क्वालिटेटिव डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको शो करता है। जैसे कि इसने 1 का मतलब बताएगा प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट और 0 का बताएगा ये एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब अगर ये कोई भी चीज़ बताएगा ना तो 0 और 1 यूज़ करके बताएगा। ठीक है, पास का 1 और अगर फेल हो गया तो 0। ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो 1, मेल है तो 0, ऐसे टाइप। नेक्स्ट क्या है? डमी वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है? तो y इज इक्वल टू b0। b0 का मतलब हमें पता है इंटरसेप्ट, b1 स्लोप, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b2 स्लोप ही है, और d क्या है? डमी वेरिएबल, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना वो, और u क्या है? एरर। ठीक है, तो कितने टाइप के डमी वेरिएबल होते हैं? एक होता है इंटरसेप्ट डमी, एक होता है स्लोप डमी, और एक होता है सीजनल डमी। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर किसी अर्बन स्टूडेंट की बात हो रही है तो डमी इसको कैसे दिखाएगा? d इज इक्वल टू 1। अगर किसी रूरल स्टूडेंट की बात हो रही है तो d क्या आएगा? 0। सपोज करा है, माना है। ठीक है, तो इनकम, किसी की इनकम क्या है? 5000। वो जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना उसके अंदर वैल्यू डाल दी, 5000 प्लस 200 एजुकेशन प्लस 3000 d। 200 क्या है? इंटरसेप्ट, याद नहीं, 5000 क्या है? इंटरसेप्ट, 200 क्या है? स्लोप, एजुकेशन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3000 क्या है? स्लोप, और डी क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि अर्बन स्टूडेंट जो हैं वो 3000 ज़्यादा अर्न कर रहे हैं किनसे? रूरल स्टूडेंट से। समझ आया? ये आपको दे रखा है, ये वाला आपको गिवन है, आपने माना है कि डी का मतलब 1 है और तो अर्बन स्टूडेंट है, डी का मतलब 0 है तो रूरल स्टूडेंट है। तो आपने इस इक्वेशन को जब इंटरप्रेट करा तो आपको ये समझ आया कि अर्बन स्टूडेंट जो हैं वो 3000, ये लिखा है ना, 3000 ज़्यादा कमा रहे हैं रूरल स्टूडेंट के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है? जब काफ़ी सारे डमी वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डमी वेरिएबल ट्रैप। कॉजेज परफेक्ट मल्टीकॉलिनैरिटी
कॉज करता है और OLS अजम्पशन को वॉयलेट कर देता है, ठीक है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है, अगर कैटेगरीज क्या है n, तो आपको क्या यूज़ करना है n-1, याद रखना है। अगर कैटेगरी n है तो क्या यूज़ करोगे n-1, ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस आपको याद रखना है कैटेगरी अगर n है तो यूज़ क्या करना है n-1। एग्जाम्पल क्या लिखा है, इफ़ कंपेयरिंग 4 सीजन्स, ठीक है। अगर 4 सीजन्स का यूज़ हो रहा है तो आप 3 डमी वेरिएबल्स यूज़ करोगे। द ओमिटेड कैटेगरी बिकम द बेसलाइन, जो आपने छोड़ा है ना वो क्या हो जाएगी, बेसलाइन। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स है तो आप कितने यूज़ करोगे डमी वेरिएबल्स, 9, समझ आया। अगर आपके पास 100 क्लास है तो आप कितने यूज़ करोगे, 99, मत समझ गए ना। क्या है आगे, ये क्या करता है, ई स्क्वायर, सम ऑफ ई स्क्वायर को क्या करते हैं, मिनिमाइज करता है और बेस्ट फिट करता है। OLS मास्टरी और डमी, OLS और डमी में डिफरेंस बिटवीन कर रहा है, तो ये मिनिमाइज करता है ना स्क्वायर, ई स्क्वायर एरर जो हमने पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता है, इसलिए इसको बेस्ट फिट बोलते हैं। वेरेज ये क्या करता है, वर्ड्स को 1 या 0 में ट्रांसलेट करता है, ब्लू क्राइटेरिया मीट करता है ये, और ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है इंटरसेप्ट स्लोप्स को मॉडल्स की फॉर्म में। मस्ट पास ऑल 6 क्रिटिकल अजम्पशन, जो भी क्रिटिकल अजम्पशन हमने 6 पढ़ी थी ना उन सबको पास करना चाहिए, और ये सिर्फ n-1 को फॉलो करे जब डमी ट्रैप हो, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो तब। आगे क्या है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट। रिग्रेशन लाइन क्या होती है, बेस्ट फिट लाइन थ्रू डाटा पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स के थ्रू एक बेस्ट फिट लाइन बनाने को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। ये क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या थी और जो हमने नापी थी वो क्या थी, मतलब जो हमने मानी हुई थी, उनके बीच में क्या बताता है, डिफरेंस बताता है। ई किससे डिनोट करते हैं, y-y से, ठीक है। अब जैसे ये वाला दूर है ना, तो ये क्या है, एरर है, ये एरर शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट y बार है, ये y-y बार। वेयर एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये मेजर करता है गुडनेस ऑफ फिट को। कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद रखना, r² = ESS अपॉन में TSS। अगर वैल्यू r² की 0 और 1 के बीच में आती है, ठीक है, मतलब वैल्यू r² की 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर हायर आती है तो इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट, समझ आया। 0 और 1 के बीच में r² की वैल्यू आती है, अगर वैल्यू आ गई 0.75, ठीक है, या 0.90, तो उसको क्या बोलोगे आप, मतलब बेटर फिट है। नेक्स्ट क्या है, अजम्पशंस आर वॉयलेटेड, रिग्रेशन रिजल्ट बिकम अनरिलायबल। अगर आप ये सारे अजम्पशन को वॉयलेट करोगे तो आपका अजम्पशन क्या हो जाएगा, अनरिलायबल। जैसे हेट्रोडेस्टिसिटी पढ़ेंगे आगे, क्या होता है ये, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस के यूज होता है। मल्टी कॉलिनैरिटी, कोरिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड क्या, ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेटेड एरर टर्म। और स्पेसिफिकेशन एरर क्या होता है, रॉन्ग मॉडल सिलेक्शन, जब आप मॉडल ही गलत सेलेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले है हेट्रोडेस्टिसिटी, ये क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एरर होता है जो कि कांस्टेंट नहीं होता। वेरिएंस ऑफ एरर इज़ नॉट कांस्टेंट, इसके अंदर आपका वेरिएंस ऑफ एरर कांस्टेंट नहीं होता। हमने पढ़ा था पिछले वाले में जिसमें हमने अजम्पशंस पढ़ी थी, वहाँ पे उसने बोला था कि वेरिएंस ऑफ एरर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बट इस सिचुएशन में वेरिएंस ऑफ एरर कांस्टेंट नहीं होता। लिखा है वेरिएंस UI ये इक्वल नहीं है। कॉजेज क्या है, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इक्वल मतलब इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, लार्ज डाटा वेरिएशन होता है, और रॉन्ग मॉडल स्पेसिफिकेशन का यूज़ कर लोगे, इस वजह से इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता है वेरिएंस ऑफ एरर। इफेक्ट क्या क्या होता है इसकी वजह से, OLS एस्टिमेटर्स बिकम इनएफिशिएंट, जो भी OLS एस्टिमेटर्स है ना वो इनएफिशिएंट बन जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग गलत हो जाती है और स्टैंडर्ड एरर इनकरेक्ट आता है। डिटेक्शन मेथड्स क्या क्या है, कैसे जानोगे आप, स्कैटर डायग्राम की हेल्प से, वाइट टेस्ट की हेल्प से और ब्रियोश पैगेंट टेस्ट से। रेमेडीज क्या क्या है, वेटेड लिस्टेड स्क्वायर का यूज़ करो, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो और रॉबस्ट स्टैंडर्ड एरर का यूज़ करो। बार बार बोल रही हूँ, आपको डीप में जाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मल्टी कॉलिनैरिटी, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड है, कुछ ज़्यादा डिपेंड होने का मतलब जैसे इनकम और वेल्थ दोनों साथ साथ चलेगी ना, ये है इनकम, ये है वेल्थ,
ये दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कॉलिनारिटी इफेक्ट। क्या होता है, अनस्टेबल कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड एरर्स के चांसेस होते हैं और डिफिकल्ट हो जाता है इंटरप्रिटेशन करना, क्योंकि दोनों वेरिएबल के बारे में हम इंडिविजुअली नहीं जान पाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है ना। डिटेक्शन कैसे करोगे, कोरिलेशन मैट्रिक्स की हेल्प से और VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की हेल्प से। रेमेडीज क्या क्या है, वेरिएबल को रिमूव कर दो, या तो वेरिएबल दोनों वेरिएबल को कंबाइन करके एक ही मान लो, या फिर इंक्रीज करो अपना सैंपल साइज जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑटो कोरिलेशन। ये क्या होता है, एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड ओवर टाइम कॉमन इन टाइम सीरीज डाटा। एरर टर्म्स जो होती है ना वो अपने आप ही कोरिलेटेड हो जाती हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। किस चीज़ में कॉमन होता है, ये टाइम सीरीज डाटा के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, इस साल का डाटा पिछले साल के डाटा की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। इस साल का डाटा पिछले साल के डाटा की वजह से इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट क्या क्या होते हैं इसके, इनएफिशिएंट एस्टिमेट निकलते हैं और इनकरेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। इनकरेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई पिछले साल का जो वो रिजल्ट है वो इस साल के रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इनकरेक्ट तो हो ही सकता है ना। डिटेक्शन क्या क्या यूज़ होते हैं, डर्बिन वाटसन टेस्ट और ग्राफिकल मेथड। रेमेडीज क्या क्या है, यूज़ एरिमा मॉडल, लॉग वेरिएबल को ऐड करो और जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिकेशन एरर। ये क्या होता है, रॉन्ग मॉडल सिलेक्शन, जब आपने मॉडल ही गलत सेलेक्ट कर लिया। टाइप्स का क्या है, ओमिटेड वेरिएबल, वेरिएबल ही भूल गए। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, जो आपने फंक्शनल फॉर्म का यूज़ कराया है वही रॉन्ग है और इररेलेवेंट वेरिएबल्स का यूज़ करो तो इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, बायस्ड एस्टिमेट होगा और आपका कंक्लूजन भी गलत निकलेगा, ठीक है। चारों के बीच में डिफरेंस बिटवीन है, हेटेरोडेस्टिसिटी में क्या इशू आता है, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस होते हैं, ठीक है। डिटेक्शन कैसे करते हैं, वाइट और ब्रेशियो पैगन टेस्ट से, और बेस्ट फिट कैसे होता है, रॉबस्ट स्टैंडर्ड एरर से और लॉग ट्रांसफर का यूज़ करके। मल्टीकॉलिनारिटी में क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पे कुछ ज़्यादा ही कोरिलेट हो रहे थे। डिटेक्शन कैसे करते हैं, VIF और कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज़ करके, और बेस्ट फिक्स क्या कर सकता है, रिमूव कर दो या वेरिएबल्स को कंबाइन कर दो। ऑटो कोरिलेशन में क्या हो रहा था, कोरिलेटेड अपने आप ही हो जा रहे थे एरर ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ। कैसे डिटेक्ट करते हैं, डर्बिन वाटसन टेस्ट के हिसाब से यूज़ करके और एरिमा और लॉग वेरिएबल के हेल्प से हम उसको ठीक कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन एरर, आपने मॉडल ही गलत सेलेक्ट कर लिया है तो डिटेक्ट कैसे करोगे, विजुअल चेक और थ्योरी, और बेस्ट फिक्स कैसे होगा, फिक्स फंक्शनल फॉर्म और ऐड वेरिएबल। नेक्स्ट यूनिट 2 है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स का। देखते हैं इसमें क्या क्या है। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वेरिएबल, ऐसी चीज़ें जो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी होती है, नंबर्स के फॉर्म में लिखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल। कहाँ पे यूज़ होता है इसका, सिंपल रिग्रेशन के अंदर, जैसे कि इनकम हो गया, सेल्स हो गई, प्रॉफिट हो गया, प्राइस हो गए, इन सबको नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वेरिएबल या क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव और कैटेगोरियल, ये क्या होता है, यूज इन क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स मॉडल। इसको क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे येस नो, परचेज नॉट परचेज, पास फेल, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्वालिटेटिव या कैटेगोरियल डाटा। दिस वेरिएबल टेक ओनली सिचुएशन क्या क्या है, कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया है तो यस लिख दोगे, अगर करा है नो पे कर दो, मतलब यस का मतलब 1 है, नो का मतलब 0 है। स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया है, पास है तो 1 लिखोगे, फेल है तो 0 लिखोगे। लोन अप्रूव हो गया, अप्रूव हुआ है तो 1, रिजेक्ट हुआ है तो 0। ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वैल्यू का यूज़ करता है। ये जो क्वालिटेटिव वाला हमने पढ़ा ना, क्वालिटेटिव और कैटेगोरियल, ये सिर्फ लिमिटेड वैल्यू का यूज़ करता है। वो लिमिटेड वैल्यू ज़्यादातर क्या है, 0 और 1। नेक्स्ट क्या है, वाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन फेल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन फेल क्यों हो जाती है, ये फेल क्यों हो जाता है, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, इफ़ y कैन ओनली बी 0 और 1, अगर y सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही होगा तो प्रिडिक्टिव वैल्यू में बिकम लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1। तो हमने जो वैल्यू प्रिडिक्ट करके रख रखी है वो क्या हो जाएगी, या तो 0 से कम हो जाएगी या तो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, बट हमें तो 0 या 1 ही चाहिए होता है ना।
प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन इनकरेक्ट हो सकती है और एरर टर्म क्या हो जाएगी, हेट्रोस्कैटिस्टिक हो जाएगी। इसलिए स्पेशल मॉडल की ज़रूरत होती है, जैसे कि लॉजिट हो गए और प्रॉबिट हो गए। अगर ये चीज़ फेल हो जाती है उस केस में आपको स्पेशल मॉडल की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं लॉजिट और प्रॉबिट। तो क्वालिटेटिव मॉडल्स के फीचर्स क्या क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इस कैटेगोरियल कैटेगरी में बांट देते हैं ना, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट होती है और आउटपुट कहाँ लाइज होता है, 0 और 1 के बीच में ही होता है। एप्लीकेशन एक्रेस इंडस्ट्रीज क्रेडिट रिस्क एनालाइज में यूज़ होता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में यूज़ होता है, इलेक्शन प्रिडिक्शन में, मेडिकल डायग्नोसिस में और एम्प्लॉयमेंट स्टडीज़ में। अभी ये वाला जो हमने पढ़ा था ये भी क्वालिटेटिव के लिए पढ़ा है, ये भी क्वालिटेटिव का ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, लॉजिट मॉडल। ये क्या होता है, एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। एस्टिमेट करता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एक प्रोडक्ट को परचेज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी किसी लोन का डिफ़ॉल्ट होने में। इन सारी चीज़ों को क्या करता है लॉजिट मॉडल, क्या करता है, एस्टिमेट करता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई क्या होगा, 1 होगा अगर वो चीज़ होगी, 0 होगा अगर नहीं होगी। तो 1 और 0 की बात हो रही है ना यहाँ पे। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है, P ब्रैकेट y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। y इज इक्वल टू 1 लिखा ना, और 1 का मतलब हमने क्या पढ़ा है, सक्सेस। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कैसे निकालोगे, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, फिर ये वाली इक्वेशन और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंदर का तो सेम ही है, b0 प्लस b1x, बस बाहर पे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आ गया है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। याद रख लेना ये इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, लॉजिट मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाया होती है, 0 और 1 के बीच में। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका कर्व पे शेप कैसे बनता है, एस शेप कर्व, एस शेप बन रहा है ना ऐसे, एस शेप प्रोबेबिलिटी कर्व बनती है। बाइनरी चॉइसेस के लिए ये सूटेबल होता है, जब आप दो चीज़ों के बीच में चॉइस करना चाहते हो तो उस चीज़ में ये क्या होता है, सूटेबल होता है। एस्टिमेट यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, काफ़ी ज़्यादा लाइक्लीहुड मेथड्स का यूज़ करता है। इंटरप्रेटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है, अगर कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे इनकम अगर बढ़ गई तो इससे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ने, एक लग्जरी कार खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। इनकम बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ेगी ना कोई सामान खरीदने की। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट देता है, बाइनरी डाटा को एफिशिएंटली हैंडल करता है और प्रिडिक्शन सेफली स्टे रहता है, 0 और 1 के बीच में प्रिडिक्शन आता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। लिमिटेशन क्या क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लार्जर सैम्पल साइज़ की ज़रूरत होती है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका, सपोज y इज इक्वल टू परचेज डिसीजन। y क्या हमारा परचेज डिसीजन और x क्या है, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सीन, कितने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, ये क्या हो गया, x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परचेज डिसीजन क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो एडवर्टाइजमेंट सीन, इफ़ कॉफिशिएंट इज़ पॉजिटिव, अगर आपका कॉफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो परचेज डिसीजन इक्वल टू 1 आएगी, मतलब y इक्वल टू 1 आएगी, जो कि क्या बोलता है कि आप जितना ज़्यादा ऐड देखोगे उतनी ज़्यादा आपकी बाइंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। समझ आया। नेक्स्ट ये क्या है, प्रॉबिट मॉडल। ये क्या होता है, अ क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स मॉडल दैट एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर बाइनरी आउटकम। ये भी क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स मॉडल है, जो कि क्या एस्टिमेट करता है, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करता है बाइनरी आउटकम का। पहले वाला भी बाइनरी आउटकम का ही एस्टिमेट कर रहा था, ये भी वही एस्टिमेट करता है। देखते हैं आगे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी इसमें भी 0 और 1 के बीच में ही रहती है। प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट एस शेप कर्व, एक थोड़ा सा अलग एस शेप कर्व बनता है इसके अंदर, फंडामेंटली बेस्ड ऑन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, देखते हैं इसका फंक्शन कैसा है। P वही है 1, B0 प्लस B1x, ये अंदर का भी सेम ही है, बस यहाँ पे ये सिंबल लगा दिया। इस सिंबल का मतलब क्या है, द क्यूम्यूलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूम्यूलेटिव मतलब सबको ऐड करने के बाद जो
फंक्शन बना है उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, द क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दोनों में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक में लॉजिस्टिक था, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हो रहा है। कैलकुलेशन इसमें ईजियर थी, इसमें थोड़ी मोर कॉम्प्लेक्स हो गई। यूजेस बिजनेस में ज़्यादा यूज़ हो रहा था और इसका रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्या है, रियल वर्ड, मतलब इसके कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रॉफिट को। बैंकिंग डिफ़ॉल्ट प्रिडिक्शन में कि बैंकिंग में डिफ़ॉल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। कंज्यूमर का बिहेवियर अगर फॉरकास्ट करना है, रिसर्च करना है कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो उसमें लेबर इकोनॉमिक्स में और मेडिकल रिसर्च आउटकम्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या क्या है, स्टैटिस्टिकली वे में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन के लिए अच्छा है और एक्यूरेट आता है काफ़ी सारे केसेस में। लिमिटेशन क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन हो जाती है और मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइनिंग द टाइम सीरीज डाटा। क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड बाय ओवर टाइम टू स्टडी रिलेशनशिप इन डाटा। काफ़ी सारे टाइम जो डाटा कलेक्ट करा है अपनी ऑब्जर्वेशन से, उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डाटा। जैसे कि ऑर्डर्ड बाय टाइम, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, टाइम से रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और ये एक ट्रेंड या साइकिल शो कर लेता है। जैसे कि जीडीपी आप देख रहे हो काफ़ी सालों की, मतलब 4-5 साल की जीडीपी देख रहे हो, तो वो क्या हो गया, टाइम सीरीज डाटा। मंथली सेल्स चेक कर रहे हो, डेली स्टॉक प्राइसेस देख रहे हो और इन्फ्लेशन रेट, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, टाइम सीरीज डाटा के। नेक्स्ट क्या है, 4 कंपोनेंट्स है इसके। सबसे पहला क्या है, ट्रेंड, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, एग्जाम्पल राइजिंग पॉपुलेशन ओवर ईयर। टाइम के साथ उस चीज़ में चेंज आ रहा है, जैसे हमारे फैशन सेंस में चेंज आता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड। सीजनल वेरिएशन, रेगुलर फ्लक्चुएशन विद इन अ ईयर, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, फिर जब विंटर आता है तो आइसक्रीम की सेल कम हो जाती है, तो सीजनल वेरिएशन हो गया। नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है बिजनेस साइकिल में, जैसे कभी बूम आ गया, काफ़ी मंदी आ गई, कभी काफ़ी ज़्यादा अप हो गया मार्केट, तो वो क्या हो गया, साइक्लिकल वेरिएशन। और लास्ट क्या है, इरेगुलर वेरिएशन, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो वो भी आ सकता है। जैसे पैंडेमिक के अंदर कितनी सारी चीज़ें अचानक से चेंज हो गई थी ना, तो वो क्या हो गया, इरेगुलर वेरिएशन। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका, सेल्स फॉरकास्ट करने में यूज़ होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस और डिमांड प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। प्रॉफिट मॉडल और टाइम सीरीज के बीच में डिफरेंस बिटवीन, गोल क्या होता था इसका, बाइनरी आउटकम को प्रिडिक्ट करना, जैसे येस और नो, और इसका गोल क्या होता है, फ्यूचर क्रोनोलॉजिकल वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना। पहले की 4-5 सालों का ट्रेंड देख के वो फ्यूचर का प्रिडिक्ट करता है क्रोनोलॉजिकल वैल्यूज़ को, ठीक है। डाटा, इसमें क्रॉस सेक्शनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता था जो, और यहाँ पे हिस्टोरिकल इंटरडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन ऑर्डर्ड ओवर टाइम, टाइम के साथ जिन चीज़ों का ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरिटी। ये क्या होता है, अ टाइम सीरीज इज स्टेशनरी इफ़ इट्स स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज ओवर टाइम। एक टाइम सीरीज़ को स्टेशनरी कहा जाता है अगर इसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती टाइम के साथ, जैसे कि मीन कांस्टेंट है, वेरिएंस कांस्टेंट है, कोवेरिएंस भी कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, ठीक है। वाइल देयर इज स्ट्रिक्ट एंड वीक स्टेशनरी इन प्रैक्टिस, वीक स्टेशनरी इज व्हाट इकोनोमेट्रिशियन कॉमनली यूज। अगर वीक स्टेशनरी है तो उसका यूज़ करते हैं इकोनोमेट्रिशियंस। नेक्स्ट क्या है, विजुअलाइजिंग द डाटा। स्टेशनरी डाटा क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन अराउंड अ कांस्टेंट मीन। एक कांस्टेंट मीन के अंदर जब रैंडमली फ्लक्चुएशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी डाटा। नॉन स्टेशनरी डाटा, डाटा विद अ कंटिन्यूअस ट्रेंड, स्टॉक प्राइस राइजिंग कंटिन्यूसली और इन्फ्लेशन विद अ ट्रेंड, जो ट्रेंड के साथ चेंज हो वो क्या होता है, नॉन स्टेशनरी। और जिसमें रैंडम फ्लक्चुएशन आए कांस्टेंट मीन के पास, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी डाटा। नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी क्यों ज़रूरी है, तो क्या है, मोस्ट इकोनोमेट्रिक मॉडल्स स्ट्रिक्टली रिक्वायर स्टेशनरी डाटा टू फंक्शन। काफ़ी सारे मॉडल्स को ज़रूरत होती है स्टेशनरी डाटा की काम करने के लिए। अगर डाटा नॉन स्टेशनरी है तो रिग्रेशन रिजल्ट
मिसलीड करेगा, ठीक है, जो हम चाहते हैं उसको मिसलीड करेगा। वेयरएज अगर स्प्यूरियस रिग्रेशन है स्प्यूरियस रिग्रेशन में अकर मॉडल विल फाइंड फॉल्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेयर नो रियल वर्ल्ड कनेक्शन एग्जिस्ट। अगर स्टैटिस्टिकल मतलब अगर स्टेशनरी डाटा नहीं होगा तो हम जो निकालना चाहते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप वो भी गलत आएगा, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन ही ना हो, ऐसा सा आंसर आएगा स्प्यूरियस रिग्रेशन का मतलब, ठीक है। यूनिट रूट क्या होता है? यूनिट रूट इज़ अ मैथमेटिकल इंडिकेटर, एक मैथमेटिकल इंडिकेटर है नॉन स्टेशनरी चीज़ का, ठीक है, टाइम सीरीज़ के अंदर। स्टेशनरी पढ़ लिया हमने, नॉन स्टेशनरी पढ़ लिया जो ट्रेंड के साथ चेंज होता रहता है। तो यूनिट रूट क्या होता है? ये मैथमेटिकल इंडिकेटर है नॉन स्टेशनरी का, ठीक है। इफ़ P इज़ इक्वल, ये इसकी इक्वेशन है, अगर P 1 है तो सीरीज हैज़ अ यूनिट रूट, द डाटा बिकम नॉन स्टेशनरी। अगर आपका ये जो P है ना, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो आप मानोगे कि वो डाटा क्या है? नॉन स्टेशनरी। याद रहेगा। प्रॉब्लम क्या क्या होती है यूनिट रूट की वजह से? सबसे पहले अनरिलायबल प्रिडिक्शन आएगा, हमने पढ़ा कि नॉन स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फॉल्स रिलेशनशिप आएगा और हाई आर स्क्वायर आएगा, मतलब मीनिंगलेस रिजल्ट आएगा, जिसका आप कोई मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे, ऐसा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है? कौन कौन से मेथड्स हैं स्टेशनरी चेक करने के लिए? तो ग्राफिकल मेथड्स हैं, जैसे विजुअल चेक ऑफ द चार्ट्स वगैरह चेक करे हो, कोरेलॉग्राम है, ठीक है, डिकी फ्यूलर टेस्ट है और ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर टेस्ट है, ठीक है। रिमूविंग, कैसे रिमूव करोगे आप नॉन स्टेशनैरिटी को? सबसे पहले डिफरेंसिंग, ये इक्वेशन है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द करंट वन, जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है ना उसको अभी वाले करंट वन से क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लिखा है ना YT माइनस YT-1, मतलब इस साल का जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें से पहले के ऑब्जर्वेशंस को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ऑब्वियसली आपका नॉन स्टेशनैरिटी, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना। ट्रेंड की वजह से जो चेंजेस आ रहे थे खत्म हो जाएगी। डी ट्रेंडिंग मतलब रिमूविंग द अंडरलाइंग ट्रेंड कंपोनेंट फ्रॉम द डाटा, ट्रेंड के कंपोनेंट्स ये हटा दो, ठीक है, पहले के, जिस वजह से आपके डाटा में फ्लक्चुएशन आ रही है, एरर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? एरिमा मॉडल, ये क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव टूल है, क्या फॉरकास्ट करने के लिए? टाइम सीरीज डाटा को फॉरकास्ट करने के लिए। AR का मतलब ऑटो रिग्रेसिव, I का मतलब इंटीग्रेटेड और MA का मतलब मूविंग एवरेज। इंटीग्रेटेड मतलब डिफरेंसिंग इज यूज्ड हेयर टू मेक द सीरीज स्टेशनरी। डिफरेंसिंग यूज़ करी जाती है, मतलब डिफरेंस निकाला जाता है ताकि एक सीरीज़ को स्टेशनरी करा जा सके। दोनों में डिफरेंस बिटवीन AR और MA कंपोनेंट क्या होता है? ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज। ये क्या होता है? करंट वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? पास्ट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये रही A + B y T-1, T-1 यही है पास्ट वैल्यू के ऊपर, ये करंट है, ये पास्ट है, प्लस UT ये वही है एरर और ये इंटरसेप्ट। और इसमें क्या होता है? करंट वैल्यू डिपेंड ऑन पास्ट एरर, करंट वैल्यू डिपेंड ऑन पास्ट एरर। इसमें भी सेम ही है, बस इसकी इक्वेशन अलग है, ठीक है। इक्वेशन याद रखना दोनों की। नेक्स्ट क्या है? P मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म। Q का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मूविंग एवरेज टर्म्स, ठीक है। और डिफरेंसिंग ऑर्डर, D का मतलब क्या है? डिफरेंसिंग ऑर्डर एरिमा के अंदर। PQD पढ़ा है हमने यहाँ पे, PQD। ये रख क्या हो? P तो नहीं है, D भी नहीं है, देखो आगे देखते हैं। स्टेप्स क्या क्या हैं इसके? आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहले स्टेशनरी, फिर डिफरेंस डाटा करोगे अगर नीडेड है, अगर ज़रूरत है डाटा को वो करने की तो आप डिफरेंस करोगे डाटा का। फिर पैरामीटर चूज़ करोगे, कितने पैरामीटर पढ़े अभी हमने? P, D और Q। फिर एस्टिमेट करोगे मॉडल को और फिर फ्यूचर वैल्यू को फोरकास्ट कर लोगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पे होता है एरिमा का? स्टॉक मार्केट फॉरकास्टिंग में, डिमांड फॉरकास्टिंग करने में, इन्फ्लेशन फॉरकास्टिंग करने में, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रिडिक्शन करने में और वेदर फॉरकास्टिंग करने में। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? गुड फॉरकास्टिंग मेथड है, हैंडल करता है टाइम डिपेंडेंस को इफेक्टिवली और काफ़ी यूज़फुल है इकोनॉमिक डाटा के लिए। लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है काफ़ी। स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड स्टेशनरी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन स्टेशनरी की नहीं होती। हाईली सेंसिटिव होता है मॉडल सिलेक्शन, कौन सा मॉडल आपने सेलेक्ट किया है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या आ सकता है, स्टेशनरी क्या होती है, यूनिट रूट क्या होता है और एरिमा स्टैंड किस लिए करता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में क्या आ जाएगा, स्टेशनैरिटी एंड यूनिट रूट को एक्सप्लेन करो डिटेल में, कंपोनेंट्स बताओ टाइम सीरीज डाटा के, स्टेशनैरिटी की इंपॉर्टेंस बताओ इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, और एरिमा मॉडल बताओ और उसके एप्लीकेशन। तो ये सब्जेक्ट भी हमारा ख़त्म हो गया। इतना डीप में आप मत जाओ, आपको इक्वेशंस याद रखनी है, वो मॉडल क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, नेम याद रखने हैं, उसका मतलब पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए आपस में, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।